सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का। हम लोग लास्ट क्लास की अगर बात करें तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में जब हम बात कर रहे थे तो हमने आपको बताया था रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं रासायनिक अभिक्रिया के। आपको आसपास में क्या रासायनिक अभिक्रिया दिखता है? तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने आपको बताया था कैसे दिखता है, क्या होता है, ये सब चीजें। जैसे जैसे हमने बताया दही जमना, दूध का फटना, जंग लगना, ठीक है, जो चावल हम कुक्ड करते हैं, ये सब जो है वो आपके डे टू डे लाइफ में दिखने वाले केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, ये चीज हमने आपको बताया था। फिर हमने बताया था, एक बेसिक इंट्रोडक्शन कर दिया था। फिर मैंने आपको यह बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का मतलब क्या है। अगर हमने बोला समीकरण तो एक्चुअली क्या होता है कि दो तरह से हम लिखते हैं। जैसे हमने लिखा हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने पर जल बनता है। अब लिखेंगे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने पर, तो ये एक लंबी प्रोसेस है। तो हमने क्या किया कि सबका जो रिप्रेजेंटेशन है, जो निरूपण है, उस निरूपण से के रूप में हमने उनका इक्वेशन लिख दिया। इससे क्या हुआ, टाइम बचा, स्पेस बचा, और सबसे बड़ी चीज कि जब हम संतुलित करने जाएंगे तो हमें पता चलेगा किसके कितने परमाणु या कितने अणु हैं, तो बैलेंसिंग, संतुलन बनाने में सुविधा होगी। इस कारण से हमने उसको एक निरूपण के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, एक नोटेशन के फॉर्म में लिखा और उसे हमने कह दिया रासायनिक समीकरण। फिर हमने बोला कि अगर मान लो कि एक से दूसरे में परिवर्तन हो रहा है तो क्या सबको रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे? तो रासायनिक अभिक्रिया जब हो रही है तो उसके कुछ गुण होते हैं। अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसके कुछ गुण होते हैं। उसमें से हमने एक गुण आपसे डिस्कस किया था और वो गुण था कि फॉर्मेशन ऑफ गैस, गैस का बनना, कि जब रिएक्शन होता है तो एक गैस मुक्त होता है, एक गैस बनता है। यह चीज हमने आपसे डिस्कस कर लिया था। अब हम आज दूसरी प्रॉपर्टी इसका देख रहे हैं। आज हम लोग इसका सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे कि जब भी कोई रिएक्शन बनता है, जैसे मान लो कि सपोज आपने देखा होगा कि मान लो हम मलाई निकालते हैं दूध से, फिर उसको मथते हैं तो मक्खन बनता है, छन के ऊपर आ जाता है, देखते हो तैरते रहता है, तो छाछ जो है नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वो है अवक्षेप, वो है अवक्षेप। ठीक है, तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो एक अवक्षेप बनता है। ठीक है, तो अवक्षेप का बनना इसके दूसरे गुण होंगे। अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। ठीक है ना। अब ये क्या है चीज है सर, अवक्षेप का बनना? तो देखो ध्यान से इस डायग्राम को देखो और समझो, फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, उदाहरण की बात करेंगे। ये एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को कहते हैं विलयन। क्या कहते हैं? विलयन। ये विलयन क्या है सर? विलयन तो विलायक और विलेय को मिलाने से विलयन बनता है। जैसे चीनी है, चीनी को कहते हैं हम विलायक, सॉरी, चीनी को कहते हैं विलेय। विलेय जो घुलेगा, जिसमें घुलेगा उसको कहते हैं विलायक। तो किसमें घुलेगा? पानी में घुलेगा। चीनी किसमें घुलेगा? तो पानी में घुलेगा, तो पानी है विलायक। समझ में आ गई बात यहां तक? और जब पानी और चीनी को घोल देंगे तो उसे कहेंगे हम विलयन। तो ये एक विलयन है। ठीक है ना। अब जब इस विलयन में हम केमिकल रिएक्शंस करवाएं, जब उदाहरण देंगे तो पता चलेगा आपको, जब हम केमिकल रिएक्शंस करवाएं तो इसमें कुछ सस्पेंशन पार्टिकल्स जो आपको दिखने लगे, ये सस्पेंशन पार्टिकल्स हैं, इस सॉल्यूशन में हमने डाला। अब क्या हुआ कि ये सस्पेंशन पार्टिकल जो है, जो सस्पेंशन पार्टिकल मतलब लटका हुआ पार्टिकल्स है, ये एक ठोस के रूप में नीचे जमा हो जाते हैं और इसी ठोस को हम कहते हैं अवक्षेप। क्या कहते हैं इसको? अवक्षेप। तो क्या हम ये कह दें अवक्षेप जो होता है वो एक तरह का ठोस है? ठीक है, अवक्षेप जो है वो एक ठोस पदार्थ है, कह दें, कोई दिक्कत ना हो तो। अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है। अवक्षेप एक
ठोस पदार्थ है। अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है जो क्या होता है कि छेलते रहता है, ऊपर ऊपर जो है वो तैरते रहता है। समझ में बात है कि नहीं? जब कोई रिएक्शन होगा तो वो ठोस पदार्थ ऊपर निकले, जैसे कि दही के टाइप का, ठीक है, सफेद कलर का दही के टाइप का, झाग के टाइप का ऊपर आ जाता है, ठीक है ना, झाग के टाइप का ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है। समझ में कि नहीं? जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है। क्लियर कंसेप्ट? अवक्षेप क्या है? तो अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है। मान लो सपोज कोई उदाहरण लेते हैं हम, सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका उदाहरण। मान लो हमारे पास है NaCl। NaCl को क्या कहते हैं कल बताया था, तो आपको भी साथ साथ रिपीट करते चलना है। जैसे मैंने पूछा NaCl को क्या कहते हैं, तो आप अपने मन में इसको रिपीट कीजिए कि क्या कहते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड कहते हैं, क्योंकि आगे आपको बहुत काम आने वाला है ये। जब आगे आप जाएंगे, जैसे मान लो सपोज आप डिप्लोमा एंट्री लेंगे, ठीक है, डिप्लोमा में एडमिशन लेंगे, या फिर आप 12th करने चले जाएंगे, तो वहां जो केमिस्ट्री होगा इन सब में इनका बहुत रोल आएगा कि NaCl अब आपको नाम ही नहीं पता है तो कैसे काम चलेगा। तो ये आपका होता है सोडियम क्लोराइड, इसको कहते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का हम अभिक्रिया करवा देते हैं AgNO3। AgNO3 को कहते हैं हम सिल्वर नाइट्रेट। क्या कहते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। लिख देते हैं, ठीक है, आप भी जितनी बार लिखें सब बार लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, यह है आपका सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट, इन दोनों का हमने केमिकल रिएक्शन करवाया। तो NaCl क्या है? अगर हम बात करेंगे तो अभिकारक, कल बताया था ना कि अभिकारक जब रिएक्ट करते हैं तो प्रतिफल प्राप्त होता है आपको। जब अभिकारक रिएक्ट करेंगे, देखो ध्यान से, ये सॉल्यूशन है ना आपका, तो इसमें क्या होगा कि अभिकारक रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा आपका, ये क्या नाम इसका, प्रतिफल प्राप्त होगा। तो इससे बना आपका क्या, AgCl। इसे कहते हैं सिल्वर क्लोराइड। इसे कहते हैं क्या? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड, यही सफेद कलर का होता है, ठीक है ना, ये होता है सफेद कलर का अवक्षेप। लिख दे यहां पे, ये है आपका सफेद रंग का अवक्षेप। सफेद रंग का अवक्षेप, यह आपको प्राप्त हुआ, सफेद रंग का अवक्षेप। जब आपने सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट करवाया तो आपको मिल गया AgCl, जो कि सफेद कलर का अवक्षेप है, और प्लस NaNO3। ये अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये किस प्रकार का रिएक्शन है, ये किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो अभी तो आपने पढ़ा ही नहीं है ना कि अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। देख रहे हो अभी क्या है कि HCl जो है विस्थापित होकर यहां आ गया और NaNO3 विस्थापित होकर यहां आ गया, मतलब दो विस्थापन हुआ है, तो इसको कहते हैं द्विविस्थापन। बाद में बताएंगे, अभी दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं डालना है।
अभी ज्यादा दिमाग पे जोर ज्यादा नहीं डालना है। सिर्फ और सिर्फ हम बार बार चर्चा करते इस कारण चल रहे हैं क्योंकि जब वहां डिस्कस करेंगे तो आपसे इंटर रिलेट हो जाएगा टॉपिक। विस्थापन, किसी चीज को मान लो इस बॉटल को हमने यहां से उठाया और यहां रख दिया तो ये बॉटल जो है विस्थापित हो गया। ये बॉटल जो है ये विस्थापित, हम फिजिक्स वाला विस्थापन नहीं कर रहे हैं कि दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी, उसे हम विस्थापन कहते हैं। हम कहते हैं विस्थापित करना, मतलब उसके पोजीशन को हमने चेंज कर दिया। हिंदी में विस्थापन का मतलब ये भी होता है, और फिजिक्स में विस्थापन जो है वो एक लिमिटेड वर्ड हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहां पे, तो ये प्लस NaNO3, ठीक है, ये आपका सोडियम नाइट्रेट जो है ये बाहर हो गया इसमें, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो अगर कोई बोल दे आपसे तो बोल सकते हैं कि NaCl जब सोडियम क्लोराइड जब सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, सोडियम नाइट्रेट बनता है, तथा सिल्वर क्लोराइड का सफेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। सफेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो ये अवक्षेप का बनना, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन, बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया ऐसे हैं जिसमें अवक्षेप बनता है, जिसमें अवक्षेप बनता है। क्लियर, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो पहला था गैस, दूसरा था आपका अवक्षेप। अब इसके बाद फिर आप देखिए रंग परिवर्तन, ठीक है ना, रंग परिवर्तन। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि रंग परिवर्तित होता है। जैसे हम बात करें मान लो पोटेशियम परमैंगनेट की, सपोज एक ऐसे एग्जांपल ले लिए, जब आप लैब में जाएंगे तो आप एसिड टेस्ट करते हैं, उसमें मिथाइल ऑरेंज डालते हैं, ठीक है, या बेस में भी डालते हैं मिथाइल ऑरेंज। ये सब तो बाद का है, जब टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट आपको थोड़ा बहुत बताएंगे तो बताएंगे। अभी सुनो ध्यान से, मेरे पास में पोटेशियम परमैंगनेट है। पोटेशियम परमैंगनेट का जो रंग होता है वो कैसा होता है पता है? पोटेशियम परमैंगनेट का रंग बैंगनी कलर का होता है, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का रंग बैंगनी कलर का होता है। अब उसमें क्या करो, नींबू निचोड़ो, धीरे धीरे करके नींबू डालकर रस डालते जाओ, 1 बूंद 2 बूंद 3 बूंद, धीरे धीरे क्या होगा, वो जो बैंगनी कलर है ना वो डिसअपियर हो जाएगा, वो रंगहीन हो जाएगा। बोलो जादू हो गया ये तो नहीं? तो ये जादू नहीं है, ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। जब केमिकल रिएक्शन हुआ तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो कलरलेस हो गया, ठीक है। कुछ के कलर हो जाते हैं, जैसे मान लो कि पोटेशियम डाइक्रोमेट है अपने पास में, क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। मान लो उसमें हम SO2 गैस पास करवा दें, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अब जो पोटेशियम क्रोमेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, वो आपका नारंगी कलर का होता है। कैसा? नारंगी कलर का। तो जब उससे आप SO2 पास करवाते हैं ना, SO2 गैस, तो वो हरा कलर का हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ हो जाते हैं कलरलेस, कुछ हो जाता है हरा कलर का, कुछ हो जाएगा ब्लू, कुछ हो जाएगा लाइट पिंक। इस टाइप से कलर जो है वो चेंज करते रहते हैं। समझ में आता है कि नहीं? तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग परिवर्तन भी हो सकता है, ठीक है ना। अभी यहीं पे दिखाया गया रंग में परिवर्तन। देखो ये आपका लाल कलर का था, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ब्लू कलर का हो गया, पॉसिबल है। जैसे आप लिख सकते हैं यहां पे, ठीक है, रंग में परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग परिवर्तित होता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग परिवर्तित होता है। ठीक है ना। उदाहरण, एग्जाम्पल, पोटेशियम परमैंगनेट, अब इसको तो लिखना पड़ेगा ना, पोटेशियम
परमैंगनेट का रंग कैसा होता है? का रंग बैंगनी होता है। बैंगनी कहते हैं भी, बैंगनी भी कहते हैं, ठीक है ना, बैंगनी होता है। ठीक है ना, बैंगनी होता है। जब इसमें हम नींबू का रस मिलाएंगे, नींबू वैसे महंगा है, नींबू का रस मिलाएंगे, सस लिखा है यानी सॉस नहीं, रस, रस मिलाएंगे तो यह रंगहीन हो जाएगा, यह रंगहीन हो जाता है। तो यह रंगहीन हो जाता है। देखो जब हम क्वेश्चन, देखो ये पढ़ाने का बात हुआ, इसके बाद जब हम क्वेश्चन आपको करवाएंगे तो बिल्कुल आपसे पूछते चलेंगे, बिल्कुल मींस आपको हम ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे क्वेश्चन, आपको हम सब्जेक्टिव भी करवाएंगे, ठीक है ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होगा, लघु उत्तरीय भी होगा और दीर्घ उत्तरीय भी होगा। जैसे आपके एग्जामिनेशन में आते हैं क्वेश्चन, वैसे हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो आपको ऐसा सोचना है कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं, मतलब आपके पास में कॉपी पेन होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखिए इस चीज को, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें पोटेशियम डाइक्रोमेट की, एक और एग्जांपल लिख देते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट नारंगी रंग का होता है, नारंगी रंग का होता है। ठीक है ना, नारंगी रंग का होता है। जब इससे हम सल्फर डाइऑक्साइड, जब इससे हम सल्फर डाइऑक्साइड गुजारते हैं, गुजरात में मत लिख देना, गुजारते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यह हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है। समझ में आया बात? पोटेशियम डाइक्रोमेट नारंगी रंग का होता है, जब इससे हम सल्फर डाइऑक्साइड गुजारते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यह हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो कुछ एक एग्जाम्पल, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन एक दो एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रहने चाहिए हमेशा, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। पहला हमने बता दिया आपको क्या गैस उत्पन्न होता है, अवक्षेप बनता है, इसके बाद रंग में परिवर्तन होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो तापमान में भी परिवर्तन होता है। यहीं से दो अभिक्रिया आई, एक होता है ऊष्माक्षेपी और एक होता है ऊष्माशोषी। नाम सुनो, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी का मतलब ऊष्मा को खींच लेगा, ऊष्माक्षेपी
ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि ऊष्मा जो है वो उत्पन्न होगी उसमें। ठीक है, दो होता है, एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक, और इसके कारण से इसके तापमान में परिवर्तन होता है। जैसे मान लो यही दो लिक्विड है। अच्छा, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप तापमान बढ़ेगा ही, तापमान घट भी सकता है। जैसे कली चूना जानते हो, क्विक लाइम जिसको कहते हैं, कली चूना। कली चूना पे जब पानी डालते हैं ना, देखना बुल 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 आवाज करते रहता है, नहीं, और तेजी से लगेगा धुआं निकल रहा है, गर्म हो जाता है वो। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, उष्मा क्षेपित होती है, हीट रिलीज होता है, तो आपको गर्म लगेगा। उष्मा शोषी, जो उष्मा को अपने अंदर अवशोषित करके रख लेगा, तो जब उसके परख नली को छुएंगे तो वो ठंडा लगेगा। तो आप यहां से यहां भी देख सकते हैं और यहां से यहां भी देख सकते हैं। देखो, इसमें तापमान ज्यादा है और इसमें तापमान कम है, सिंपल सी बात है। तो ऐसा नहीं कि तापमान सिर्फ बढ़ ही सकता है, तापमान घट भी सकता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अगर हम बात करें, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप के फलस्वरूप तापमान तापमान बढ़ अथवा घट सकती है, बढ़ अथवा घट सकती है। बढ़ अथवा घट सकती है, समझ में आया बात कि नहीं। तापमान बढ़ अथवा घट सकती है। इसी कारण से ये जो रिएक्शन है इसको दो तरह से बनाया गया, एक ऊष्माक्षेपी और एक ऊष्मा शोषी। ठीक है ना, तो आप यहीं लिख लें, इसी कारण से इसी कारण से रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अथवा ऊष्मा शोषी में बांटा गया, समझ में आया बात कि नहीं। इसी कारण से इसको ऊष्माक्षेपी अथवा ऊष्मा शोषी में बांटा गया। समझ में आता है कि नहीं। जैसे उदाहरणार्थ अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो कली चूना को जब पानी से अभिक्रिया कराया जाता है तो उसमें क्या होता है, हीट उत्पन्न होता है। जब कली चूना पानी से अभिक्रिया करता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हीट उत्पन्न होता है। तो ये हो गया आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सा हो गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। समझ में आया बात कि नहीं। हाँ या ना। तो आप लिख सकते हैं चाहे तो, आपको अगर मन करे लिखने का तो आप लिख भी सकते हैं, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या कि कली चूना जब कली चूना के ऊपर, आपने देखा भी होगा घर में, ऊपर पानी डाला जाता है, तो पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न होती है। समझ में आता है कि नहीं।
जैसे तुम देखते हो ना, जब व्हाइट वॉश करने के लिए चूना मंगवाते हैं तो बाल्टी में चूना रख के उसके ऊपर पानी डालते हैं ना, खदकते रहता है वो, लगता है लगे खौल रहा है। तो यहाँ पे उष्मा जो है वो उत्पन्न हो रही है, उष्मा जो है वो रिलीज हो रही है। तो केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप तापमान में भी परिवर्तन होता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका गंध भी आता है, कभी कभी वो दुर्गंध भी होता है और कभी कभी वो सुगंध भी होता है। जैसे रासायनिक, मतलब आप कह सकते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो ऑब्वियस सी बात है गंध उत्पन्न होगा। देखो ध्यान से, ध्यान देने योग्य गंध होती है, ध्यान देने योग्य गंध होती है। किसी का सड़ा हुआ अंडे की तरह स्मेल आएगा, किसी के गुलाब की पंखुड़ी की तरह स्मेल आएगी, लगेगा गुलाब जल है। इस टाइप से उसका स्मेल जो है वो चेंज होते चला जाएगा, ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गंध में परिवर्तन होता है, गंध में भी परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है। जैसे आप जानते हैं एथेनॉल, जानते हैं एथेनॉल क्या होता है? C2H5OH, क्या कहते हैं? C2H5OH, ठीक है, C2H5OH। इसको और क्या कहते हैं? अगर C2H5OH को हम एथेनॉल कह रहे हैं तो एथेनॉल के अलावा इसको क्या कहते हैं? इथाइल एल्कोहल, ठीक है, ये आपका एथेनॉल, एथेनॉल, ठीक है ना। एथेनॉल जो है वो रिएक्शन कर रहा है एथेनोइक एसिड के साथ में। किसके साथ में? एथेनोइक एसिड, CH3COOH, CH3COOH, इसे कहते हैं एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल के साथ में ये अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इस पे थोड़ा बहुत H2SO4 भी हम डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? H2SO4, ठीक है ना। अब जब ये अभिक्रिया होगा ना तो यहां पे एक मीठा गंध उत्पन्न होगा, ठीक है ना, मीठा मीठा गंध उत्पन्न होगा। ये क्या बनेगा पता है? CH3COOC2H5, ये है आपका एस्टर। इसको कहते हैं क्या हम? एस्टर। ध्यान रखिएगा, या केमिकल नेम की बात करेंगे तो इसे कहते हैं एथेनॉल एथेनोएट। क्या कहते हैं? एथेनॉल एथेनोएट, एथेनॉल एथेनोएट, ये एस्टर है, एथेनोएट, ठीक है। इसकी जो गंध होती है ये मीठी गंध होती है, मतलब प्लीजेंट स्मेल। आपको स्मेल जो है इसका बेकार नहीं लगेगा, नॉर्मल स्मेल रहता है, अच्छा स्मेल रहता है। तो प्लस H2O वाटर रिलीज होता है। अभी हम बैलेंसिंग चेक नहीं कर रहे हैं, वैसे देखोगे तो ध्यान से तो रिएक्शन बैलेंस ही होगा, क्योंकि C2H5 C2H5 CH3 CH3 COO, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो और एक O यहां पे बचा हुआ रह गया तो O आ गया, H2 बचा हुआ रह गया तो H2 आ गया, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, यहां पे कितने H2 हो गए? 3 और 5 8 हो गए, और यहां पे कितने थे? देखो 5 1 6 3 8 और 1 9 थे, ठीक है ना, बिल्कुल। तो बैलेंस है रिएक्शन। तो अगर अब हम इसकी बात करें, इससे बात करें तो देखो देखना ध्यान से, तो एक प्लीजेंट, एक मीठी गंध उत्पन्न होगी इसमें, ठीक है ना, एक मीठी गंध। एथेनॉल एथेनोएट, एथेनोएट, ठीक है, का गंध
एक मीठी गंध होती है, एक मीठी गंध होती है। गंध होती है, समझ में आता है? तो इसी तरीके से आप गंध से भी जान सकते हैं रिएक्शन का। बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो गंध से पहचाने जाते हैं, अपने स्मेल से जाने जाते हैं कि कौन सा कंपाउंड है, किस कंपाउंड की बात चल रही है। क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो अवस्था में परिवर्तन। यहां आपको बोर्ड पे कौन सा इमेज दिख रहा है? इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यह आपका अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। रिएक्शन के फलस्वरूप यह भी होता है, अवस्था भी परिवर्तित होती है। हां, अवस्था में परिवर्तन जो होता है वो भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन भी होता है। भौतिक परिवर्तन में चीजें तो वही रहती हैं, बस रूप बदल जाता है। जैसे मान लो पानी है, पानी को हमने बर्फ बना दिया, तो ऑब्वियस सी बात है तो H2O ही, एक में द्रव कंडीशन में है और एक में ठोस कंडीशन में है। हमने क्या किया, पानी को गर्म करके वाष्प बना दिया, है तो H2O ही, अभी द्रव फॉर्म में है, अभी वेपर फॉर्म में है, वाष्प के फॉर्म में है। समझ में आया बात कि नहीं? गैस के फॉर्म में है। तो बिल्कुल सिर्फ अवस्था परिवर्तन हुआ है, चीजें वही हैं। लेकिन रासायनिक अगर परिवर्तन होगा तो उसके गुण ही चेंज हो जाएंगे। जैसे मान लो दूध फट गया, दूध फट गया तो अब क्या करोगे? उसको सिलोगे, सिल के फिर से दूध बना देंगे? नहीं होगा ना, अब उससे पनीर ही बनाना पड़ेगा, छेना बनाना पड़ेगा। या अगर खराब दूध था, फट गया, तो उसको फेंकना पड़ेगा। समझ में आ रहा बात जो बता रहा हूं मैं? तो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन अगर होगा तो उसके गुण बदलेंगे। भौतिक अगर बात चेंजमेंट होगा तो उसके गुण नहीं बदलेंगे, उसकी बस अवस्था बदलेगी। ठोस, द्रव, गैस, इसमें घूमते रह जाएगा, अवस्था परिवर्तन होगा। अब देखो यहां पे ये मोमबत्ती जल रही है, ठीक है? अब मोमबत्ती जब जल रही है तो मोमबत्ती क्या है? वैक्स है, मोम है। जब जलाएंगे उसको तो क्या देखना तुम कि कुछ मोमबत्ती का जो कण है वो आपका द्रव बन के पिघलते रहता है, द्रव बन के पिघलते रहता है। नीचे देख रहे हो ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये द्रव ही तो फिर ठोस बना है, कुछ द्रव में परिवर्तन होता है। और जब जलाते हैं मोमबत्ती को तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उत्पन्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उत्पन्न होता है, ठीक है ना? तो मोमबत्ती जो है उसका कुछ पोर्शन तो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, कुछ पोर्शन द्रव में कन्वर्ट हो रहा है। तो और इसके बाद क्या हो रहा है कि मोमबत्ती का जो अवस्था में परिवर्तन है, क्या फिर से मोमबत्ती को बड़ा कर दोगे? जो जल गया उसको फिर से कैसे बड़ा कर देंगे? ठीक है ना? तो ये आपका रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवस्था में भी परिवर्तन होता है, ठीक है ना? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप भौतिक अथवा रासायनिक, भौतिक अथवा रासायनिक अथवा दोनों परिवर्तन, अथवा दोनों परिवर्तन संभव है, ठीक है ना? संभव है। उदाहरण के लिए आप बोल सकते हैं कि जब हम, अच्छा ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया, कितना एग्जाम्पल मैं लेते चलूंगा, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है। जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं
तो मोम द्रव में परिवर्तित होता है, द्रव में परिवर्तित होता है। साथ ही क्या होता है, मोम जो है वो गैस में भी परिवर्तित होता है। साथ ही मोम गैस में भी परिवर्तित होता है। गैस सामान्यतः CO2 गैस, ध्यान रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं मिला तो। तथा साथ ही मोम गैस CO2 में भी परिवर्तित होता है, में भी परिवर्तित होता है। समझ में आया बात या नहीं आया? क्लियर? तो ये था आपका रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे। क्या क्या होगा एक बार फिर से देखें। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो गैस उत्पन्न हो सकता है, अवक्षेप बन सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, गंध हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है। ये सब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हैं। फिर अब जो हम बात करेंगे आपसे वो है कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। सर संतुलित समीकरण क्या होता है? सर ये असंतुलित समीकरण क्या है? इसको बैलेंस कैसे करेंगे? असंतुलित को संतुलित क्यों करेंगे? असंतुलित को संतुलित करने की आवश्यकता क्या है? ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे कल के क्लास में। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल आपसे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।